नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। मैं इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे बता दूं कि मैं कुछ प्रश्नों के जो इसमें उत्तर दूंगा, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, पर मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर जो मेरी समझ है और जो हम लोगों को इतने सारे लोगों से केसेस के दौरान मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों की मानवीय संवेदनाओं को समझने का अवसर मिलता है, उन सब के आधार पर मैं इन रिलेशनशिप वाले सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा और जो विधिक उत्तर हैं, जो विधिक प्रश्न हैं, उनके उत्तर दूँगा। मैंने सिर्फ़ 5 प्रश्न चुने हैं, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, पर सबका उत्तर देना मुश्किल है। तो उनमें से 5 प्रश्न जो कुछ कॉमन से लगे मुझे कि ये बार-बार रिपीट होके आ रहे हैं, तो उनका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है राघवेंद्र जी का और कई सारे लोगों का था, उसमें राघवेंद्र जी का प्रश्न जो मुझे लगा वो मिलता-जुलता कुछ, तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। राघवेंद्र जी का प्रश्न है कि मैं ब्रेकअप के बाद उबर नहीं पा रहा हूँ, मैं किस तरह से मैं उभरूँ? ये सवाल है उनका। तो ब्रेकअप के बाद 2 रास्ते होते हैं आपके पास। किसी भी रिश्ते के टूटने के बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि आप नशे की तरफ चले जाएँ, खूब ज़्यादा सोएं, खूब नशा करें, अपनी फ़िज़ीक को ख़राब कर लें, खूब अच्छी-सी आपकी तोंद निकल आए, दाढ़ी बढ़ जाए। क्या आप अपने आप को 6 महीने, साल भर बाद उस अवस्था में देखना चाहते हैं? या आप अपने आप को उस अवस्था में देखना चाहते हैं कि आपने खुद को बिल्ड किया? अगर आप बिल्ड कर लेते हैं खुद को, फाइनेंशियली बिल्ड कर लेते हैं, आप खुद को इमोशनली बिल्ड कर लेते हैं, फ़िज़िकली बिल्ड कर लेते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं आप अभी भी और ऐसा कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देते हैं और उसके साथ ही साथ आप अपना एक स्टेटस खड़ा करते हैं, आप अपना एक नाम बना रहे हैं, आप पहचान बना रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अब मैं आपको गारंटी के साथ बता के कहता हूँ कि जो अगला आदमी आपको छोड़ कर गया है, वो आपको स्टॉक करता रहेगा। सोशल मीडिया पे छुप के आपको देखता रहे या किसी और से जानकारी उनको मिलती रहे, जानकारी निकालता रहे, वो आपके बारे में खबरें पता करता रहेगा और इतना बड़ा नाम बनाओ भाई, हैं? कि आस-पास उसके शहर, उसके गाँव, उसके इलाके, उसके प्रदेश, उसके देश में आपका नाम गूंजना चाहिए। अगर आपके अंदर वो भावना है अपने आप को बड़ा करके खड़ा करने की, अगर इससे आप आगे बढ़ गए तो फिर आप नेचुरली आप ग्रो कर जाएँगे। किसी भी फ़ील्ड में जब आदमी यहाँ से ग्रो कर जाता है तो वो कहीं भी फ़ील्ड में आगे निकल के ग्रो कर सकता है। तो अब ये आपको तय करना है कि आप अपने आप को उस अवस्था में देखना चाहते हैं या उस अवस्था में देखना चाहते हैं कि अगला आदमी, सोसाइटी उस आदमी को जाने कि अच्छा ये फलाँ की गर्लफ्रेंड रही हैं। तो उस हिसाब से सोसाइटी उनको जानता रहे, होता रहे कहाँ उस आदमी को तुमने छोड़ दिया और वो आदमी कहाँ निकल गया, क्या स्टेचर है उसका, क्या स्टेटस है उसका। तो ये आपको तय करना है कि आप किधर जाना चाहते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप ये रास्ता चुनिए, अपना नाम आगे बढ़ाइए, आप ग्रो करिए, फिज़िकली भी ग्रो करिए, आप फिट रहिए, अच्छे दिखिए, आप फाइनेंशियली ग्रो करिए, इकोनॉमिकली ग्रो करिए, आप अलग-अलग ढंग से आगे बढ़ते रहिए। तो ये रास्ता मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। दूसरा सवाल मुझसे पूछा है, राहत हुसैन साहब का सवाल है कि कुछ लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर मेरे बेटे पर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी है, जबकि उस दिन मेरा बेटा वहाँ नहीं था। वो बाई कार उज्जैन ट्रैवल कर रहा था, पर पुलिस दबाव बना रही है, उसने एफआईआर दर्ज कर ली है, अरेस्ट करने का दबाव बना रही है। ये दूसरा सवाल है, ये विधिक प्रश्न है। तो अगर ऐसा कोई है, अगर आपके पास वो उज्जैन ट्रैवल कर रहे थे, तो कहीं वो रुके होंगे, कहीं खाना खाया होगा उन्होंने, कोई ना कोई मार्केट पड़ा होगा, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होगी और वो फुटेज आप कलेक्ट करने का प्रयास करिए और वो एफआईआर लीजिए। उसके बाद आप हाई कोर्ट में एफआईआर क्वैशिंग के लिए, अरेस्ट स्टे के लिए आप जा सकते हैं। जो भी आपका हाई कोर्ट लगता हो, जिस भी प्रदेश से आप हैं, वहाँ का जो भी हाई कोर्ट लग रहा है और वो सीसीटीवी आप कहीं से कलेक्ट कर लें और वहाँ पर आप जा सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं प्रॉपर कर रही है, तो आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी आप अपने हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं और लाभ पाएँगे, निश्चित लाभ पाएँगे अगर आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस है तो। अब तीसरा सवाल ये मुझे पूछा गया है कि सर क्या बँटवारा ज़रूरी है परिवार में? क्या हमेशा एक नहीं रह सकते? ये प्रिया अवस्थी जी का सवाल है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय है कि सही समय पे बँटवारा हो जाना चाहिए। हो सकता है आपको बुरा लगे ये सुन के। मेरा यही मानना है कि सही समय पर बँटवारा हो जाना चाहिए,
क्योंकि जब बंटवारा नहीं होता है, मान लीजिए आपके 2-3 भाई हैं, 2-3 भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ सही समय पर और वो लोग अपनी जीवन काल तक उन्होंने अच्छे से निर्वाह किया। फिर अगली पीढ़ी आएगी, क्योंकि आप बंटवारा करके नहीं गए। हो सकता है उसमें डिस्प्यूट खड़ा हो, किसी के मन में बेईमानी, बेईमानी कब किसके मन में आती है कोई भरोसा नहीं है। तो किसी के मन में बेईमानी आ जाए, फिर एक फालतू का झगड़ा, और वो झगड़ा बहुत दूर तक चलता है। ऐसे झगड़े जो खड़े होते हैं वो कभी-कभी बहुत विभत्स रूप भी ले लेते हैं और कभी-कभी बहुत लंबे चल जाते हैं, 2-4 पीढ़ियों तक वो रिश्ते खराब ही रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि किसी भी माँ-बाप को, भले वो लोग एक होके रहें, ज़रूरी नहीं कि बँटवारे के बाद आप अपना चूल्हा अलग कर लें, खाना अलग कर लें, लेकिन आपकी चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए, आपकी चीज़ें आपके पास हो जानी चाहिए, जो भी उनके बच्चे हैं। क्योंकि उसके बाद माँ-बाप के रहने ना रहने के बाद भी उनमें संबंध मधुर बना रहता है, क्योंकि जब भी संपत्ति या पैसा इन्वॉल्व होगा तो संबंध कहीं न कहीं खराब होते ही होते हैं। और इससे बेहतर है कि ए को पता लग जाए कि उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ें उनकी हैं, बी को पता लग जाए उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, सी को पता लग जाए उनके पास क्या प्रॉपर्टी है। तो वो संबंध सुचारू रूप से चलता रहता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं और संबंध कहीं न कहीं, एक पीढ़ी आप चला लेंगे बिना बँटवारे के, 2 पीढ़ी चला लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं तीसरी पीढ़ी में झगड़ा शुरू हो जाएगा और वो झगड़ा फिर खींच के जाता है वो पहली पीढ़ी से, जिसको फैसला लेना था कि ये इन लोगों का बँटवारा सही समय पे हो जाता। क्योंकि चीज़ें फिर वहीं से उलझती चली जाती हैं और फिर दिक्कत आती है। तो मुझे ये लगता है कि सही समय पे बँटवारा कर लेना चाहिए, और बँटवारा करने का अर्थ ये नहीं कि आप अलग रहने लगें। बँटवारा करके आपको जानकारी होगी तभी आप मिलके एक साथ रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बँटवारा करने के बाद आप अपना घर अलग कर लें, अपना चूल्हा अलग कर लें, अपना खेत अलग जोतने लगें। एक आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, बस ये पता लग जाए कि भैया ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ दोनों लोगों की है। तो ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए माइंडसेट, और सबके सामने आपके जो रिश्तेदार हों, परिवार के लोग हों, जो संभ्रांत लोग हों, परिवार के मुखिया लोग हों, सबके बीच में बैठ के सबको पता हो जाना चाहिए कि भैया ए आदमी के पास ये है, बी के पास ये है, सी के पास ये है, जिससे बेईमानी का रास्ता ना हो और परिवार भी अच्छे ढंग से आगे चलते रहें। चौथा सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर, पुलिस के सामने दिए गए बयान की कितनी वैलिडिटी है, और 161 का बयान महत्वपूर्ण है या 164 का बयान महत्वपूर्ण है? मैं तो यही मानता हूँ कि 164 का बयान महत्वपूर्ण है, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है। पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं है। और पुलिस अगर आपको मारती-पीटती है तो आप बिना मार-पीट खाए आप तुरंत बता दें, जो भी जुर्म कबूलना हो, आप कह दें कि हाँ, ये मैंने किया है, और मजिस्ट्रेट के सामने आप जाके पलट सकते हैं। बस हाँ, ऐसे मत कबूल करे कोई कि मान लीजिए अगर कोई हत्या का मुकदमा है, तो वो कहें कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी निशानदेही पे हम गए और तुमने बताया कि हाँ, यहाँ पर मैंने मार के कुल्हाड़ी को अपने यहीं पर गाड़ दिया था जिससे मैंने हत्या की थी। तो ऐसा एविडेंस नहीं होना चाहिए। बस ये है कि बाकी नॉर्मली अगर वो मारते-पीटते हैं, कोई चीज़ कहते हैं, तो उनके सामने दिए गए बयान की कोई वैल्यू नहीं है। बस वो किसी चीज़ से कोलैबोरेट नहीं होना चाहिए, किसी भी दूसरे एविडेंस के साथ, कि कहीं आप ले जा रहे हो कि यहाँ मैंने चाकू छुपाया था, यहाँ मैंने मारने के बाद ग्लव्स छुपा रहे थे, यहाँ पे ब्लेड छिपाया था। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो उनके सामने, पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और ये प्रश्न अंजना जी का था। और आखिरी सवाल जो है अमित जी का सवाल है, क्या किसी से धोखा खाने के बाद उसके ऊपर दोबारा भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अगर एक बार साँप आपको काटा है, तो अगर आप दोबारा भरोसा कर रहे हैं, तो आप दोबारा साँप काटने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर एक ही साँप आपको 2 बार काट रहा है, तो गलती आपकी ही है। आप उनको माफ़ कर सकते हैं, माफ़ करना, आप ठीक है, आपने धोखा खाया, आपने उनको माफ़ कर दिया, ठीक है भैया, जाओ अपना अपने रास्ते जाओ, आप अपना किनारे होलिए। लेकिन आप बार-बार उसी इंसान पे भरोसा करेंगे, तो आप बार-बार धोखा खाएँगे और हर बार आपके धोखे का स्तर बड़ा होता चला चला जाएगा। लेकिन ये देखिए कि ये भी एक देखने की बात है कि क्या चीज़ धोखा है और क्या किसी परिस्थिति में लिया गया क्या कोई फ़ैसला है। तो हर चीज़ धोखा भी नहीं होती है, हर चीज़, कुछ चीज़ें परिस्थितियों में लिया गया फ़ैसला होता है। अब ये आपको तय करना है और सामने वाले व्यक्ति को तय करना है कि किस तरह से किन चीज़ों को लिया जाएगा। मेरा मानना है, कोई भी रिश्ता हो, माँ-बाप के साथ हो, भाई-बहन के साथ हो, पति-पत्नी का हो या प्रेमी-प्रेमिका का हो, कोई भी रिश्ता हो, वो वहीं तक लंबा चलता है जहाँ पर दोनों को एक-दूसरे का खोने का डर होना चाहिए। दोनों ही लोगों को, पति-पत्नी का आपस में है, प्रेमी-प्रेमिका का है, या भाई-बहन का है, या माँ-बेटे का है, या बाप और बेटे का है, या बाप-बेटी का है, किसी कोई भी रिश्ता है,
या कोई और भी रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते हो सकते हैं आपके। तो अगर जहाँ पर दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रति डर है कि ये इस आदमी को मैं खो ना दूं, तो वो रिश्ता लंबा चलेगा। और जहाँ पर सिर्फ एक आदमी ये सोच रहा है कि मैं इस रिश्ते को न खो दूं, और अगला आदमी अपने मनमर्जी के फैसले ले रहा है और उसको आपको खोने का कोई डर नहीं है, तो वो रिश्ते लंबे नहीं चलते, वो एक ना एक दिन आके टूट जाएंगे। ये है कि जब तक आप मक्खन पालिश करे रहें, कोई कुछ सब्जबाग अपना जो है बनाए रहें अपने दिमाग में, वो अलग की बात है। लेकिन दोनों ही लोगों को एक दूसरे को खोने का डर होना चाहिए। और जहाँ पर अगर एक बार आपको लग गया कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, फिर आप चुपचाप अपना किनारे हो लें और अपने ऊपर काम करें, अपने परिवार के ऊपर काम करें, खुद को बेहतर बनाने पे काम करें और आगे बढ़ें, मेरी यही सलाह है। तो ये 5 प्रश्न थे। प्लीज़ आप लोग ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो उसको भी आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा लोगों को, कमेंट करिए। और मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, रिलेशनशिप का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने अपने समझ के हिसाब से या जो अनुभव हैं उनके हिसाब से मैंने आप लोगों को उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।